हेलो फ्रेंड्स। सो ये क्लास 2 है ग्रेविटेशन का। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फर्दर इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना था, हमें g का वैल्यू कैलकुलेट करना था। व्हाट इज g? तो g को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वो क्या था, g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, g जो है वो ग्रेविटेशन है, उसका वैल्यू मैंने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम ना जाए लिखने में। ठीक है, तो g का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैंने बोला भी था आप लोग करने के लिए, पर मैं एक बार आप लोगों के लिए कर देता हूँ। m की जगह पुट कर देंगे इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन आर स्क्वायर, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये करना बहुत इजी है, पर थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट क्या होता है कि हम जब भी ये पार्ट करेंगे ना, तो हम जो हमारे यूनिट्स होते हैं यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक हैबिट बनाएंगे। हैबिट बनाने से क्या होगा कि जो गलती के जो चांस होते हैं ना, वो चांस कम हो जाएंगे। जनरली बच्चे इक्वेशन ला देंगे, आंसर आ जाता है, पर गलती कहां पे होती है, यूनिट्स लिखने में। ठीक है, तो इसको एक स्टार पॉइंट करेंगे कि हमें हमेशा यूनिट को नहीं भूलना है, यूनिट के साथ ही चलना है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। और मास का तो सबको पता है, दैट इज केजी। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मीटर, क्योंकि यहां स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, केजी से केजी कट जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एट लास्ट जो हमारा बच जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा ना हमारा जी, ये आ जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये यहां से आ जाएगा कटपट के, ये न्यूटन है। न्यूटन को आप और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वो कैंसिल आउट होके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे। हमारा जो वैल्यू आ गया g का, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम किसी पर्टिकुलर हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे बस छोड़ दिया, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गिरता है नीचे। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है। मतलब जैसे जैसे वो नीचे आता है, वैसे उसकी वेलोसिटी बिल्कुल बढ़ती जाती है। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होता है ना, दैट इज मैक्सिमम, जिसको कि हम फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं जिसको भी। ठीक है, और इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज 0, क्योंकि जब हमने उसको पकड़ के ड्रॉप किया तो वहां से वो गिरना स्टार्ट हुआ, वहां से उसने एक्सेलरेशन गेन किया, और धीरे 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 जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसका जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज v। उसको हम v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और ये जो g है ना, ये कभी भी किसी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं और जो g है वो बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है, और कोई बहुत हैवी मटेरियल गिरा रहा है, इट्स लाइक कि कोई 50 केजी का, जिसका मास 50 केजी है, अगर हमने उसको ड्रॉप किया, और सिमिलरली अगर हमने किसी 1 केजी के मटेरियल को ड्रॉप किया, तो दोनों जो ग्राउंड को ना, अगर सेम टाइम पे हमने इसको छोड़ा है फ्री फॉल के कंडीशन में, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेगा। सब जानते हैं, हमेशा से सुना होगा। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है कुछ जो मोशंस के जो इक्वेशन है, जो कि बेसिकली हम लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं उनको देखते हैं। पहला इक्वेशन जो था हमारा वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सबसे इजी इक्वेशन, सबको याद होता है ये। ठीक है, सेकेंड जो था हमारा वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। थर्ड जो आता है हमारा वो क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 1 2 3 गो।
तो ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब इस 3 इक्वेशन में देख लेते हैं सबका सिग्निफिकेंस। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो यहां से t1 0 से t इज इक्वल टू सपोज दैट t1 ले लेते हैं हम, ठीक है, 0 सेकेंड से t1 सेकेंड तक मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इनिशियली उसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, उसको हम बोलेंगे u, ठीक है। जब t1 पे देखे, जब t1 टाइम पे देखे तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। उसको किससे डिनोट करेंगे हम, v से, ठीक है। u हो गया, v हो गया, और जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रहा होगा उसको हम क्या नेम देंगे, a, ठीक है, a से डिनोट करेंगे। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो, ठीक है, जनरली हम उसको l से डिनोट करते हैं, पर लॉ ऑफ मोशन हमने उसको किससे डिनोट किया था, s से, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो अब पहला जो है हमारा वो हो गया v, दैट मींस की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू गिवन टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर वही फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको किसमें रिलेट करना है, मेन जो है हमारा, इसको समझना तो था ही, बट जो मेन काम था हमारा इसको रिलेट करना है किससे, फ्री फॉल से, ठीक है। इसको एक बार लिख लेंगे जहां आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा देता हूं, आगे का देखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम तीनों को किससे रिलेट करेंगे, फ्री फॉल की कंडीशन से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, जो हमारा पहला इक्वेशन जो था वो क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at। देखेंगे कि जब हमारा फ्री फॉल का कंडीशन होगा तो ये क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट, गिराने से पहले जो ऑब्जेक्ट है, ये सपोज दैट ये ए ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे इसका जो वेलोसिटी होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा जस्ट गिराने से पहले, क्या समझाया था मैंने, u, वो कितना होगा 0, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन आएगा नीचे आने तक, तो अगर इस डायरेक्शन में इसको गिरा रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो ये गेन करेगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, g के बराबर। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसका जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, v को v ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं, ठीक है। और इस पूरे फेनोमेनन को होने में जो टाइम लगा वो कितना, टोटल टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे, t से। बस आ गया हमारा पहला इक्वेशन। v को हमने क्या लिखा है, v लिखा है। u हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ इस केस में 0 हो गया है तो इसको 0 लिख देंगे। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, g, तो g लिख देंगे। और टाइम कितना है, t। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू जी टी। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन देखेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि बुक में हो सकता है कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं कि हमारा जो v स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितना था फाइनल वेलोसिटी, तो उसको v लिया है, हमने v को v रहने देंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था हमारा 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है हमारा g, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो इसको ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, तो क्योंकि ये पर्टिकुलर हाइट से हो रहा है तो इसको हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो टोटल जो डिस्टेंस है वो किसी न किसी हाइट से ही कर रहे होंगे, अब फ्री फॉल कंडीशन में किसी हाइट से ही गिराएंगे ना, तो उस हाइट को हम h, वही तो हमारा डिस्टेंस है, वो उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो h के जगह क्या पुट कर देते हैं, h। तो हमारा जो फाइनल जो रिलेशन आया था वो क्या आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब इसको एकदम ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, उससे ज्यादा इजी होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh याद कर ले, ठीक है। वैसे याद कर 2gh याद कर ले, ठीक है। वैसे याद करना भी नहीं पड़ेगा ये सब, उसका मैं तरीका बताऊंगा कि याद क्यों नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड आएगा
वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस को एस रहने देते हैं, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, एस हमारा क्या आ जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन भी आ गया हमारा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, बस ये 3 इक्वेशन था हमारा, बहुत इजी था। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो 3 इक्वेशन देखा, वो 3 इक्वेशन के बाद देखते हैं कि सेम कंडीशन में, अब सपोज दैट कि फ्री फॉल का कंडीशन हमने देखा। ठीक है, अब उसी जी के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं, किसी हाइट पे फेंकते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, इसने एक बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका। ठीक है, जब इस डायरेक्शन में फेंका तो जो कंडीशन में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे ऑपोजिट हो जाएगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं, मतलब उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी देते हैं, और जब तक वो वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता तब तक वो एक हाइट पे जाता है। जैसे ही 0 होता है वो वापस से फिर से उसका क्या होता है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। वो क्या होगा, फिर से वो फ्री फॉल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है u, वो 0 नहीं रहेगा। वो 0 नहीं रहेगा। 0 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसको एक वेलोसिटी दिया ना, उस वेलोसिटी की वजह से तो वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब उसमें जो है जो ग्रेविटेशनल पुल जो है, दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, उसमें नेगेटिव एक्ट कर रहा होगा। नेगेटिव क्यों एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे, अपवर्ड है। ठीक है, अपवर्ड है। हमारा ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो इस मूवमेंट के लिए, इस डायरेक्शन के लिए हमारा जो ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो जो हमारा जी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, दैट इज यू, वो 0 नहीं होगा। जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, उसको जो वेलोसिटी हम इनिशियली देंगे, या जो वेलोसिटी जो हमारा क्वेश्चन है वो देगा, उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एट लास्ट जब तक कि वो 0 हो नहीं जाएगा तब तक वो वापस नहीं गिरे। तो उस पॉइंट से जहां से वो वापस गिरने लगे, उस पॉइंट पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी, जिसको कि हम v से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को तभी तो रुक गया ना। ब्रेक मारते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारा हमने, जब गाड़ी रुकती है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी चीज का स्टॉप होने का सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारी वेलोसिटी हो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो जैसे कि आपने जब एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता था वो ए होता था। ठीक है, कि विद टाइम जो हमारा स्पीड जो है, जो वेलोसिटी जो है हमारा क्या करता था, उसमें इंक्रीज करता था। पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वेलोसिटी हमारा डिक्रीज करने लगे तो उसको क्या बोलते थे, डिसेलरेशन। ठीक है, अब डिसेलरेशन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती थी उसमें नेगेटिव साइन लगा देते। सेम वही करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। जब ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे तो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, तो हमने इसको पॉजिटिव लिखा था। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको फेंका तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम फिर उसको वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इस टाइप के भी और जो प्रीवियस पढ़ा मैंने उस टाइप का भी, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने पहले से आपको बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, बट थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि मास क्या है, फिर वेट क्या है। तो मास जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसने कितना क्वांटिटी होल्ड किया हुआ है, बेसिक सा डेफिनेशन है कि किसी भी मैटर में कितना क्वांटिटी उसने होल्ड किया है। ठीक है, उस क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है दैट इज मास। ठीक है, अब उसको कोई कहेगा कि मेजरमेंट कैसे करता है। ठीक है, तो मेजरमेंट करने का सबसे आसान तरीका जो है ना, वो हमारा क्या है, बैलेंसिंग है। ठीक है, आप इधर एक पर्टिकुलर किसी मास का आपने यहां डाल दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक हमारा वो होता है मेजरमेंट का एक एरो होता है। ठीक है, तो ये एरो जब बिल्कुल मिड में होगा तो ये क्या होगा, दोनों जो सब्सटेंस है क्या है, इक्वल है। सपोज दैट कि यहाँ पे हमने
मास का 1 kg लगा रखा है। 1 kg का वो देखा होगा आपने, 1 kg का। तो 1 kg का हमने यहाँ पे एक आयरन का या मेटल का वो रख रखा है, ठीक है। अब 1 kg के इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, रख दिया हमने, तो जो मिड में आ जाएगा, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 1 kg है, ठीक है। अब वही जो वेट है, तो वेट जो होता है ना, वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है। और बेसिकली वो फोर्स किसके वजह से होता है, जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज जी। इसी मास में जब हम जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वेट, ठीक है। अब इसीलिए वेट का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। कैसे आया वो भी देख लेते हैं। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास क्या होता है, केजी। ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का भी हमने क्या पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो होता है न्यूटन, ठीक है। तो वेट का जो न्यूटन कैसे आया, समझ में आ गया। तो वेट बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, फोर्स है। कितने फोर्स से अर्थ हमें खींच रहा है वो हमारा वेट नहीं है, वो हमारा वेट ऑन अर्थ है। इस चीज को क्लियर रखेंगे, ठीक है। मास जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप मून पे चले गए तो यहाँ पे आपका मास जो था 5 kg था, मून पे आप गए तो वो एकदम से 2.5 kg हो गया। ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो वेट है ना, वो आप जब प्लैनेट चेंज करेंगे तो आपका हो सकता है कि वेट जो है चेंज हो, ऑब्वियसली होगा, हो सकता है क्या है, क्योंकि अगर मास चेंज होगा प्लैनेट का तो वेट भी चेंज होगा आपका। अब वो कैसे होगा वो थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हमने जैसा देखा था अर्थ के केस में कि हमारा जो ग्रेविटी आया था वो कितना आया था, जी एम इंटू आर स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ अर्थ, एक एवरेज रेडियस ले लिया था मैंने, उसका स्क्वायर किया था। ये मास ऑफ अर्थ था। ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं ऑन अर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास ऑफ अर्थ था। बट इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ना कि किसी का भी ग्रेविटी कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट पे, ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे मास ऑफ मून पुट कर दो, रेडियस ऑफ मून पुट कर दो, वहां का ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा रिस्पेक्टिव वेट कितना होगा वहां पे, वो भी देख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा वेट का, क्या पढ़ा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया हमारा, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। सपोज दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट मून, ठीक है, सब जगह एम। अब हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑन मून। इसको और क्लियर करने के लिए इसको इसका एक छोटा सा एम लगा देंगे, छोटा सा एम लगा देंगे, ठीक है। आर हम इसका ले रहे हैं, तो रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मास से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा ये जो है ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर एम का स्क्वायर, ठीक है। अब ये mg को हम लिख सकते हैं वेट ऑन मून, ठीक है। वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल है, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये मास क्या है, और ये मास किसका है, दिस मास इज ऑफ ह्यूमन, मतलब जिसका हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं मून, जिसका हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं मून पे, ये उसका है। तो इसको भी लिख लेंगे एक साइड में, स्मॉल m जो है दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं मून पे वेट, उसका मास है ये, ठीक है। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। बहुत इजी था। तो इस एक बेसिक फॉर्मूला से हम किसी का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं मून पे।
सपोज दैट कोई और प्लैनेट है, जुपिटर आ गया है, कोई भी XYZ प्लैनेट है, बस उसका क्या करना है, मास पुट कर देना है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का और उसका रेडियस पुट कर देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसका वेट आ जाएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का हम वेट फाइंड करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे, ठीक है। बहुत सिंपल था। जैसा कि हमने देखा अभी, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू G mm इंटू m अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं वेट ऑफ मून, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे कितना आएगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो जी को हम कांस्टेंट ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको लास्ट में लिखेंगे। मास ऑफ मून जो हमारा होता है 7, मास तो चेंज हो, जैसे मैंने बताया कि m जो है वो कांस्टेंट है, जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें भी किसी भी चीज पे कैलकुलेट करेंगे तो जो मास ऑफ अर्थ होगा या मास ऑफ मून होगा या हमारा मास होगा, किसी भी XYZ का मास होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg होता है, ठीक है। और जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज m, ठीक है, कि उसका मास जो है, ठीक है, वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब हम किसका कैलकुलेट करें वो तो हमें पता नहीं होता। XYZ किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं अपना कर सकता हूँ, किसी डॉग का कर सकता हूँ, किसी कैट का कर सकता हूँ, तो उसको m ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको z इंटू m लिख देंगे, ठीक है। इसको वेरिएबल इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और m जो है उसमें किसी का भी मास आ सकता है, ठीक है। अब यही जो मास है ना, अब इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं मैं। ये जो m मैंने छोड़ा है ना, अब जो हम अर्थ पे निकालते थे उसपे जो g का वैल्यू आता था, ठीक है, उसी को जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वेट ऑन अर्थ आ जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहां भी सेम वही होने वाला है। ये जो है ना, ये टोटल और नीचे ये टोटल क्या बन जाएगा, ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून बन जाएगा, ठीक है। और उसको जब हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या दे देगा, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है, तो समझते हैं आगे। कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट, डेटा पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 z इंटू m। रेडियस ऑफ मून क्या होता है, दैट इज 1.76 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपको 2.431 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। और ये z इंटू, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2.431 10 टू द पावर 10, ठीक है। और ये आ गया हमारा कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑन अर्थ, ठीक है, तो पता है हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11 G इंटू m, ठीक है। इसके आगे काम को देखते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा 2.431 टू 10 टू द पावर 10 जो आया, इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, दैट इज G ऑन मून, ठीक है। G ऑन मून है। अब इसमें जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का भी हम देख रहे हैं वेट ऑन मून, तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑन मून ऑफ दैट पर्टिकुलर मास, ठीक है। ये इतना इजी सा है। और ये सेम किसका है, ये अर्थ का है। अब इन दोनों का हम एक रिलेशन देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। मतलब वही वेट जो अर्थ पे हमारा मान लीजिए 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन आ रहा है, जब हम उसको मून पे ले जाते हैं तो उसका जो वेट है वो किस फ्रैक्शन से चेंज कर रहा है, ठीक है। इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हम अगर 10 न्यूटन है अर्थ पे, तो अगर मून पे जाते हैं तो हम कितना न्यूटन से कम हो जाएंगे, क्योंकि मून का जो साइज है वो कंपेरेटिवली छोटा है अर्थ से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो वेट आएगा हमारा वो कम आएगा, तो वही देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं WM अपॉन
तो वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू, कितना रहेगा ये डेटा पुट करेंगे हम 2.431 into 10 to the power 10 z into m अपॉन 1.474 into 10 to the power 11 g into m। ये काट देंगे और इसको जब कट करके देखेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 1/6। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं इरेज कर देता हूं एक बार थोड़ा, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। Weight of object on moon upon weight of object on earth is equal to 1/6। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका जो वेट हमारे अर्थ पे 6 न्यूटन था, जब हम उसको ले जाएंगे मून पे तो कितना होगा 1 न्यूटन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं कि आप बहुत मोटे हो, बट आप मोटे नहीं हो, आप गलत प्लैनेट पे हो, राइट। तो ये यही से आता है वो, ठीक है, कि आप मोटे नहीं हो, आप गलत प्लैनेट पे हो। क्योंकि अगर आप मून पे जाओगे तो मून इज अ सैटेलाइट वैसे तो आप जब मून पे जाओगे तो आपका जो वेट है वो 1/6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप 60 kg हैं, ठीक है, 60 kg अगर आपका मास, ठीक है, नहीं केजी से कंफ्यूज हो जाएगा सर। 10 सपोज दैट कि अगर आप 12 न्यूटन फोर्स जो है जनरेट कर रहा है अपने खुद से अर्थ पे, तो सेम जो ये फोर्स का जनरेशन ना अगर आप चले जाते कहां पे, मून पे, तो कितना होगा 2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 1/6 से जो वेट है वो क्या हो जाएगा, मून पे कम हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके ही पढ़ सकते थे, पर क्योंकि ये ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर कट टू कट पढ़े ना अच्छा रहता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सारे न्यूमेरिकल्स बस फॉर्मूला में पुट किया, बन गया। जो न्यूमेरिकल्स थोड़े से टिपिकल होंगे उसका मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो आप बस इस चैप्टर का क्लोजर हो गया, अब उसको क्लोजर देंगे हम अच्छे से। तो हमने देखा कि हमारा जो वेट आया, ठीक है, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ, वो क्या आया 1/6। इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले तो ये वाला v इज इक्वल टू 80, ठीक है, जिसको कि हमने gt लिखा था, ठीक है। तो अब इसी सेम फॉर्मूला से अगर हम कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दे दे कि कैलकुलेट ऑन अर्थ, तब तो नॉर्मली इस g को हम 9.8 पुट करके बना देंगे, ठीक है। पर जब भी अगर कोई क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ऑन मून, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून देगा, ठीक है, कि वो इतना होता है, ठीक है। तो वो जब तक नहीं देगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको दिमाग में रखेंगे कि ये फॉर्मूला, अब बच्चे कहां फंसते हैं कि v इक्वल टू जीटी जो है वो हर जगह वैलिड है, v इक्वल टू जीटी जो है वो हर जगह वैलिड है, वो मून पे भी वैलिड है, वो जुपिटर पे वैलिड है, हर जगह वैलिड है। नहीं, नवग्रह में ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ हमारे ग्रह पे वैलिड है, दैट इज अर्थ, ठीक है। अब जब हम दूसरे ग्रह पे जाएंगे या फिर दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो इसलिए वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि उस प्लेनेट का जो मास है वो डिफरेंट है, और मास डिफरेंट होने की वजह से हमारा वेट उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे कैसे चेंज करता है वो हमने मून के एग्जांपल से तो देख ही लिया है। तो चाहे वो ये फॉर्मूला हो या फिर हमारा हाइट वाला फॉर्मूला हो, हाइट वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हाफ GT स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। तो ये वाला फॉर्मूला जो कि इससे आया था h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो आया था फॉर्मूला, अगर हम इसको देखते हैं h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो ये भी जो है क्योंकि जिसमें g आ गया, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, वही हमारा हो जाएगा क्या, चेंजिंग फैक्टर। ये जो है हमने 9.8 मीटर पर सेकंड में बार बार इसलिए दे रहा हूं ताकि दिमाग में एक स्टोरेज बन जाएगी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम रट लेते हैं, वो एक्चुअली में जो जी का वैल्यू है वो अर्थ पे रटते हैं हम, और रटना इसलिए भी इजी होता है क्योंकि हमें इसके अराउंड हमें क्वेश्चन जो भी सॉल्व करना होता है किस पे सॉल्व करना होता है, अर्थ पे जनरली हम क्वेश्चन देखते हैं। बट अगर कोई क्वेश्चन घुमा के दे देता है
कि ऑन मून या ऑन जुपिटर, तो कहीं ना कहीं जो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज कर जाएगा। या तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो मेंशन करके देगा, उसमें मेंशन करके देगा, ठीक है। बट हो सकता है किसी ओलंपियाड के क्वेश्चन में या किसी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में इसको घुमा दे, तो वहां पे आपको घूमना नहीं, क्योंकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां से कैसे क्लियर करेंगे, सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन है वो किसका है कि ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और XYZ किसी भी प्लैनेट पे सेम नहीं होगा अगर मास डिफरेंट है उस प्लैनेट का, तो क्लियर। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, चैप्टर बस यही तक था। हमने स्टार्टिंग से जो देखा, हमने सबसे पहले इसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट जी पढ़ा, ठीक है, जी का वैल्यू कैलकुलेट किया, उस वैल्यू को याद कर लेंगे। उसके बाद जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने डिफरेंट 3 फॉर्मूलाज देखे, जो कि किस पे बेस्ड थे, फ्री फॉल की कंडीशन में वो बेस्ड थे आपको मोशन पे, ठीक है। तो उन मोशन के फॉर्मूलाज से हमने क्या किया, इसको डिराइव किया। अब उसके डेरिवेशन के बाद फिर हमने क्या देखा कि जब फ्री फॉल की कंडीशन के ऑपोजिट हम देंगे, किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से हम ऊपर फेंकेंगे, तो उसका जो वेलोसिटी है वो जिस हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी, जब 0 हो जाएगा तो फिर वहां से वापस फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जो g ये सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं, अलग प्लैनेट के लिए अलग कैसे होता है, ठीक है। सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।